जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेडमैन, सफाई कर्मचारी, ठीक है, एसके, कुक, वाशरमैन, वाटर कैरियर एवं तमाम जितने भी ट्रेड होते हैं उनके लिए पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट कहने का मतलब होता है कि इसमें आपके 50 प्रश्न होंगे और वो 50 प्रश्न किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। तो पहला आपका आता है जीके, ठीक है, उसके बाद आपका आता है मैथ, उसके बाद आपका आता है रीजनिंग, उसके बाद आपका आता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर आपको जीके के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैथ के 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और हिंदी या इंग्लिश के 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सिलेबस जो है 2021 में अपनाई गई है। इससे पहले आज तक 40 प्रश्न ही पूछे जाते थे पार्ट फर्स्ट में और 60 प्रश्न पूछे जाते थे पार्ट सेकंड में, लेकिन अब ये पद्धति समाप्त हो गई है और अब नई पद्धति के अनुसार आपके 50 प्रश्न आएंगे पार्ट 1 जो कि आपके ये 4 हो गए, और पार्ट 2 जिसके कि पार्ट सेकंड मैंने करा दिए हैं एसके, सफाई कर्मचारी एवं कुक के लिए। तो वाटर कैरियर हो गए, ठीक है, टेबल बॉय हो गया, ठीक है, टेबल बॉय। तो ये सब जो है कुक की वीडियोस देखें और सफाई कर्मचारी की वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि टेबल बॉय का कार्य होता है जहाँ भी हमारे सैनिक रहेंगे, कार्य करेंगे, वहां पर जो व्यवस्था करना है, खाना पीना और भी तमाम व्यवस्थाएं जो होती हैं वो उनको देखना पड़ता है। तो वो इनसे रिलेटेड प्रश्न पढ़ सकते हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो है वह एसके एवं कुक के लिए है। एसके के लिए फिर एक सेट मैं जल्द ही लाने वाला हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो वेट कीजिए, पार्ट फर्स्ट जैसे ही खत्म होगा, और पार्ट फर्स्ट को 2 वीडियो में करूंगा। 25 आज करेंगे, 25 नेक्स्ट डे करेंगे। आज 25 जो होगा वह जीके एवं मैथ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो कि जीके से दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि संघ की संसद में शामिल है, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट की बात जब भी आएगी तो आप एक चीज याद रखना कि हमारा जो भारत है यह संघीय संसद के अंतर्गत आता है। और संघीय संसद में क्या क्या आते हैं आपके, यदि कहीं संसद की बात आती है ना, पार्लियामेंट की, तो हमेशा आपके माइंड में 3 चीजें याद आनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या भैया? तो फर्स्ट आपका आता है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। दूसरा आपका आता है लोकसभा और तीसरा आपका आता है राष्ट्रपति। ये तीनों आपको पार्लियामेंट का नाम लेते ही याद आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा के अंतर्गत यदि हम सीट की बात करें तो वैसे तो कुल 250 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सीटों पर ही कार्य चल रहा है। और इसमें जो कार्यकर्ता होते हैं उनका कार्यभार जो होता है वह 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे इनकी छटनी की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है लोकसभा। लोकसभा के अंतर्गत जो है कुल 552 के आसपास सीटें हैं, उसमें से अभी 545 करेंटली वर्तमान में 545 सीटों पर चुनाव वगैरह होते रहते हैं। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वह 12 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो देखिए, वो जो 12 सदस्य होते हैं वह साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया, तो वो इन चीजों से भर कर आते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि संघ की संसद में शामिल है। तो ऑप्शन आपका क्या क्या है? देखिए, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, है ना, तीनों चीजें शामिल हैं। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त, सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो फर्स्ट का डी उत्तर हो गया। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो चलिए देख लीजिए। और 10th लेवल की जो भी चीजें मिले आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सब कुछ देख जाइए, क्योंकि वो जीके के अंतर्गत आता है। और एक ओवरव्यू आप लोग ले लीजिए, क्योंकि 10th बेस्ड प्रश्न आएंगे तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड प्रश्न में आते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, धन विधेयक की बात आ गई ना। देखिए, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है कि उसको राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते हैं। बाकी विधेयक को राष्ट्रपति अपने मनोनुकूल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वीटो पावर होता है। लेकिन धन विधेयक को वो वीटो पावर के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। अब ये धन विधेयक उनके पास कैसे पहुंचता है? तो सर्वप्रथम क्या होता है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है
वह क्या करता है कि धन विधेयक बनाता है। प्रत्येक राज्य का अलग अलग राज्यपाल हुआ और वह अपने राज्य का धन विधेयक बनाकर प्रस्तुत कर दिया, वो आगे बढ़ा और फिर वह जब बनता है तो बन के राष्ट्रपति के पास आता है और 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को रिप्लाई देना होता है। यदि राष्ट्रपति रिप्लाई नहीं देता है तो भी वह पास हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा विधेयक है जिसपे कि राष्ट्रपति का भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, और यह राज्यपाल के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो देखिए स्टेट गवर्नर जो कि यहाँ पर आपके ए में दिया गया है, तो सेकंड का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न शामिल है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपको दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह आपके असम में पड़ता है, कंचाजुरी नामक जगह पे। कहाँ पर? कंचाजुरी नामक जगह पे। ठीक है, असम में। और यह रिनोसोरस अर्थात कह लीजिए तो गैंडे के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट पार्ट है रिनोसोरस का वो हमारे भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है और इसी वजह से यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया आपका? थर्ड का ये हो जाएगा ना, गैंडा। ठीक है, आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है भारत का पहला भाषाई राज्य कहा गया। देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का विवरण हुआ और उसमें देखिए ये तो बहुत पूर्व से चला आ रहा है, अंग्रेजों ने भी विभाजन किया था, लेकिन हम अंग्रेज की बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि जब वो चले गए तो उनका सारा कार्यभार वगैरह सब समाप्त हो गया और जो तौर तरीका है वह संसदीय हो गई। तो उसके अंतर्गत पहली बार वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर विभाजन हुआ था। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना वह आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, उससे पहले एक बार उड़ीसा बना था, लेकिन वो अंग्रेजों के द्वारा बना था और वो 1936 में बना था। ठीक है, 1936 में बना था, लेकिन हम आजाद हुए 1947 में, 1947 में आजाद हुए। और उसके बाद जब संघीय सरकार आई और हमारे संविधान वगैरह आ गए, तो उसके बाद 1953 में पहला राज्य बना जो कि भाषा के आधार पर बांटा गया और वह आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है यह आपके हॉकी से संबंधित है। ठीक है, अच्छा मुझे एक प्रश्न बताइए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए प्रश्न पे आते हैं। आपका पांचवा उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? हॉकी हो जाएगा ना, तो 5 का बी उत्तर हो गया। ओके, आगे बढ़े। देखिए आपका छठा प्रश्न दिया गया है कि डांडिया। डांडिया, चलिए आपको मैं ना राज्य के अनुसार ही चलता हूँ। गुजरात की बात की गई है तो गुजरात में अधिकतर गरबा और डांडिया फेमस है। ठीक है, गरबा एवं डांडिया दो चीज वहां पर अधिक फेमस है, तो उत्तर आपका क्या होगा? 6 का ये हो जाएगा। लेकिन बाकी चीजों को भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र में जब जाइएगा तो वहां पर आपको काला, कोली, लवनी, लवनी बहुत सुनने में आएगा, वहां पर लवनी खेला जाता है, कोली खेला जाता है, डिंडी खेला जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रसिद्ध है, वहाँ के लोक नृत्य हैं और नृत्य करते करते इसमें प्ले भी होता है बहुत सारा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ये सब फेमस है। और उत्तर प्रदेश की बात करोगे ना, तो उत्तर प्रदेश तो हमारा पता है कि राम की जन्मभूमि वगैरह। तो जब राम की जन्मभूमि है तो वहां पर क्या होगा? रामलीला होगा। वहां पर क्या होगा? रासलीला होगा। ठीक है, वहां पर क्या होता है? नौटंकी की जाती है ना। तो ये सब वहां का मेन हो गया। और जैसे कि आपका लास्ट एक राजस्थान दिया, तो राजस्थान में भी बहुत अच्छे अच्छे नृत्य पाए जाते हैं, जैसे कि घूमर हो गया, ठीक है, ढोल हो गया, अग्रनी हो गया। ठीक है, बहुत सारे तरीके के नृत्य हैं जो कि आपको पढ़ना है और सिलेबस तो इतना सारा हो जाता है, हमें सब कवर करना होता है। ठीक है, तो कम समय में चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपका कवर हो जाए। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का ये हो गया। अब आगे बढ़े। सातवां दिया गया है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन जो है वह दादा भाई नेहरू हैं। ठीक है, और इनको दूसरा नाम जो है अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नेहरू को।
ये लिबरल पॉलिटिकल पार्टी से थे, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 7 का ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 8वां दिया गया है ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान जिसकी राजधानी तेहरान और मुद्रा रियाल। तो ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं रट्टा मार लेना, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिया गया है राज्य प्रशासन का मुखिया कौन होता है। देखिए राज्य प्रशासन, आपने सुना होगा कि राज्य में यदि कंट्रोल जो होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, वह होता है आपके चीफ सेक्रेटरी के पास, जो कि यहाँ पर सी में दिए गए हैं। मुख्य सचिव जो है वह राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है, ठीक है। वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम जो पद होते हैं ना, आईजी, डीआईजी एंड एसपी, डीएसपी ऐसे के पद होते हैं, ठीक है। तो इन पदों में सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि ये क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं और इनके अंतर्गत पूरा राज्य चलता है। ओके, तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, सी हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है बंगाल विभाजन का निराकरण किसने किया। देखिए बंगाल विभाजन की बात जब आती है तो आपको एक डेट याद आता होगा, और वो डेट है 19 जुलाई 1905, ठीक है। 19 जुलाई 1905 ये डेट है जब बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन जो है यह आपको 16 अक्टूबर को करा दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इस दिन तो ये बंगाल विभाजन की तिथि निर्धारित की गई थी कि बंगाल का विभाजन होगा, और अक्टूबर 1905 में जाकर लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन करा दिया गया। लेकिन वर्ष 1911 में क्या हुआ कि लॉर्ड हार्डिंग ने इस विभाजन को रद्द कर दिया, ठीक है, और बंगाल विभाजन का निराकरण कर दिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि आपके 10 के डी में दिया गया है ना, तो उत्तर क्या हो गया यहाँ पर 10 का डी हो गया, ठीक है। देखिए जीके यहाँ पे खत्म होता है, अभी भी आपको समझा रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। बहुत बच्चे कंफ्यूज मिलते हैं जब व्हाट्सएप करते हैं हमें, तो आधे बच्चे तो कंफ्यूज हैं, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या क्या होंगे भाई, एक बार फिर से देख लो, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी या इंग्लिश। जो हिंदी करेंगे उनको हिंदी करना है, जो इंग्लिश करेंगे वो इंग्लिश करेंगे, ठीक है। और देखिए एक चीज और दूर कर देता हूँ, जीके, रीजनिंग और मैथ ये प्रश्न जो होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, इसलिए आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं सर कि मैं जीके, रीजनिंग, मैथ जो है वो इंग्लिश में करूंगा और बाकी हिंदी जो है वो लगा लूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लगाओ, बस हिंदी या इंग्लिश इसका पार्ट होता है, ठीक है। यदि आप इंग्लिश का उत्तर दे रहे हो तो इंग्लिश के पार्ट में देना, यदि आप हिंदी का उत्तर दे रहे हो तो हिंदी के पार्ट में देना, ठीक है। ये बस डिविजिबल होता है, बाकी सारे ये पोर्शन सिमिलर होते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी सेम होते हैं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पार्ट 2 में आपके 50 मार्क्स के ट्रेड से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो, ठीक है। सीआरपीएफ सर्च मारोगे सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें, ठीक है। और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं, ठीक है। हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है। ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है।
चलिए आपका नेक्स्ट पार्ट जो कि मैथमेटिक्स से होगा और इसमें आपके 15 प्रश्न दिए जाएंगे, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो कि 11 है, 3/4 ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, 3/4 का 3/4 डिवीजन 3/4। ठीक है, ये है, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले का, ठीक है, बोर्ड मास में यदि आप जाते हो तो पहले ऑफ का परफॉर्म करते हो ना, तो ऑफ का परफॉर्म कर लेते हैं। तो 3/4 और ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3/4 डिवीजन 3/4 क्या हो जाएगा, 9/16। और डिवीजन है, यदि डिवीजन का साइन हटाएं तो क्या हो जाएगा, 9/16 इंटू 4/3, 3 तिया 9, 4 चौके। ठीक है, तो 3/4 आपका निकल कर चला आता है। 3/4 कहाँ दिया गया है, आपके बी में दिया गया है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा 11 का, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 12 दिया गया है, √2n इक्वल्स टू 64। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन इसको हम लोग सिंपल करते हैं। देखिए उसके लिए आपको घातांक और करने आना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है 2n √ इक्वल्स टू क्या है, 64। क्या हम इस अंडर रूट को उठाकर इधर ला सकते हैं, जब ये इस तरफ आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। तो 2n इक्वल्स टू 64 इंटू 64, और 64 क्या होता है, 2⁶, अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये आपका हो जाता है 64। तो 2⁶ इंटू 2⁶, और ये आपका है 2n। अब देखिए सबका बेस क्या हो गया, सिमिलर हो गया ना, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो क्या हो जाता है, जब बेस सिमिलर है और दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो घातांक और करनी के मुताबिक क्या हो जाएगा, या आपस में जुड़ जाएगा उसका पावर। ये m और n जुड़ जाता है ना, तो वही चीजें यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो क्या होगा, 2n इक्वल्स टू 2⁶ प्लस 6। तो 2n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 212। तो n इक्वल्स टू क्या है, 12 है ना। उत्तर कहाँ दिया गया है, डी में दिया गया है, तो 12 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और नहीं समझे हैं तो दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा। और आपको घातांक एवं करनी के रूल याद होने चाहिए। इसके लिए चैप्टर वाइज आता है, तो चैप्टर वाइज देखिए, उसमें आपके 600 प्लस MCQ प्रश्न है, प्लस उसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो आप उसे खरीद सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया है कि एक विद्यार्थी जो है एक परीक्षा में 40 अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हो तो कुल अंक ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यदि मानते हैं कि कुल पूर्णांक बराबर x, यदि हम कुल पूर्णांक x मान लें तो x का 40% क्या हो जाएगा, 40%। उसने 40 अंक लाया और 40 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब 40 + 40 = 80, जो कि x के 40% के बराबर है। बस प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब x निकाल दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 40x/100 = 80। तो 40x = 80 × 100, ये 2 जा में कट गया, तो x = क्या हो जाएगा, 200 निकल कर चला आएगा। कहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है, तो 13 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए फिर से रिवीजन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 40 अंक लाया और 40 अंक से फेल हुआ, अर्थात क्या हुआ, यदि इन दोनों का सम करते तो पास मार्क्स आता, और पास मार्क्स का परसेंटेज कितना है, 40 ना, अर्थात 40 + 40 = 80। तो किसी भी चीज का 80 जो है वह 40% है, तो उसका 100% क्या होगा, ये हमें निकालना था। उसके लिए हमने ये मेथड अप्लाई किया और प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है, और इस उद्देश्य से जो सरल से सरल तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, फिर बी ने क्या किया कि उसी साइकिल को सी को 25% लाभ पर बेच दिया। तो सी क्या करता है कि 1500 रुपए चुकाता है, 1500 रुपए देता है बी को उस साइकिल के लिए। तो ए ने यह साइकिल कितने में खरीदा था। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा यदि स्टार्टिंग से चलते हैं तो फंस जाएंगे। हम क्या करते हैं, बैक से चलते हैं, और बैक से चलने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, 100 में उसे ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जैसे कि x का
100 प्लस 25% इक्वल्स टू हो जाता है आपका 1500 रुपये। ठीक है, हमने लास्ट वाला उठाया यहाँ पर 25% प्रॉफिट 1500 के बराबर होता है ना। तो ये आपका हो गया x का 125 बाय 100 इक्वल्स टू 1500। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, x इक्वल्स टू हो गया आपका 1500 इंटू 100 बाय 125। 25 5 जा 25 4 जा और ये आपका 300 टाइम्स में कट गया। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया 300 इंटू 4 इक्वल्स टू 1200। इसका मतलब है कि ए ने जब बी को साइकिल बेचा 20% लाभ पर, तो बी ने कितना दिया, बी ने दिया 1200 रुपये। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 25% निकाला था, अब 20% का निकाल दो, अर्थात क्या करते हैं कि x का 100 प्लस 20% जो है वह बराबर होगा 1200 रुपये का। ठीक है, क्योंकि बी ने दिया है 1200 रुपये, तो अब ए का यहाँ से निकल जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1200 इंटू 100 बट्टे 120। ये 10 बार में कट गया, तो 10 इंटू 100 1000 हो जाता है। देखिए कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया ना। ओके, तो उत्तर आपका 14 का बी हो गया। तो ए ने कितना रुपया दिया 1000 रुपये। चलिए आगे बढ़िए। 15 दिया गया है कि 20 छात्रों का औसत भार जो है 84 ग्राम है, अर्थात मतलब 20 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वह 84 किलोग्राम है। तो 20 स्टूडेंट का टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ 20 स्टूडेंट। ठीक है, 20 विद्यार्थी का जो है हमें निकालना है कुल भार, तो वो आपका हो गया 20 इंटू 84 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1680 हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या कहता है कि एक टीचर यदि शामिल हो जाते हैं, अर्थात अब टोटल नंबर क्या हो गए, स्टूडेंट प्लस टीचर 21 हो गए ना, 20 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, तो कुल कितने हो गए 21 लोग हो गए। ठीक है, अब क्या होता है जब टीचर आया तो एवरेज वेट जो है वह 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, अर्थात देखिए पहले तो 20 था प्लस 1 इक्वल्स टू 21 लोग हो गए, और एवरेज वेट 84 था प्लस 3। ठीक है, अब ये आपका हो गया 21 इंटू 87। ठीक है, जो कि कितने के बराबर होता है 1827 के। ठीक है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को हटा दीजिए, क्योंकि यह 21 आदमी का निकला हुआ है और यह 20 वालों का है, तो ये आपका हो गया 1827 माइनस 1680 जो कि 147 के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात उस टीचर का वजन कितना था 147 kg। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको यहाँ पर लगाने हैं। तो 15 का उत्तर क्या हो गया, ए हो जाएगा। देखिए 16 दिया गया है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह 800 रुपये है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पर ना हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं इन क्वेश्चंस पे। तो क्या करते हैं, हमने मान लिया मूलधन बराबर x, मूलधन p इक्वल्स टू x। अब क्या कर दो, इसे पुट कर दो किसमें, मिश्रधन वाले फॉर्मूला में। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, a इक्वल्स टू p, a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n। ये होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला, तो ये आपका हो गया p। तो p हमारा क्या है x इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n। ठीक है, अब चलिए वैल्यूज डाल देते हैं सारा, ये क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस r कितना है 10% ना, 10 बाय 100 टू दी पावर n कितना है 1 वर्ष, समय 1 वर्ष है आपका, ये आपका कर दिया 10 टाइम्स में। यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये a जो है आपका वह क्या निकल के आएगा, तो a आपका आ गया, ये आपका 10 1, तो x इंटू 11 बाय 10, क्योंकि पावर 1 है तो एक बार लिख दिया गया, तो ये हो गया आपका 11x बाय 10। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया मिश्रधन। और जब आपके पास मिश्रधन है, मूलधन है, तो ब्याज निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपये कह रहा है आपको, तो 800 रुपये बराबर है मिश्रधन 11
x बाई 10 माइनस मूलधन के। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, प्रश्न आपका यहीं से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 800। तो इससे क्या निकला कि 8000 इक्वल्स टू 11 माइनस 10 x, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अर्थात x बराबर 8000 निकला। तो मूलधन आपका आसानी से निकल गया ना। अब जब मूलधन निकल गया तो प्रश्न भैया हो गया सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ठीक है, इसको काटिए तो 80 इंटू 10 इक्वल्स टू 800 रुपीज आपका निकल कर चला आएगा, जो कि साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार था यहाँ पर, और यदि आप फॉर्मूले जानते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि 10th बेस है और यहाँ पर ट्रिक्स वगैरह नहीं लग रहे हैं। मैंने ट्राई किया था और लग नहीं पाए। ओके, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया आपका 16 का ए हो जाएगा 800। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 दिया गया है, मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तो परफॉर्म कर दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, और डेसिमल इस पॉइंट पे आ गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और डेसिमल यहाँ पे आ गया। y में क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 तो 0.1। अब ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा, ये 0.09 बाय 0.1। चलिए 1 है, ये डेसिमल यहाँ से हटके यहाँ पर चला आएगा और ये आपका हट जाएगा। तो क्या उत्तर आ गया बताइए, 0.9 आपका चला आया। ये मैंने कैसे किया ये देख लीजिए, 0.09 है बाय 0.1 है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं समझ पाए होंगे तो मैं स्टेप्स दोबारा लिख रहा हूँ। ये आपका हो गया 0/9 बाय 100, और ये हो जाएगा 0/1/10, क्योंकि एक डेसिमल है, इससे ये कट गया। अब देखिए क्या हो गया, 9/10 बच गया आपका। 9/10 किसके बराबर होता है, 0.9 के। ठीक है, आपने देख लिया, तो देख लिया आपने, समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 17 का उत्तर क्या हो गया, बी हो जाएगा। ओके, 18 दिया गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। चलिए क्या करते हैं, पहले तो पुत्र की आयु मानते हैं, तो पुत्र की आयु हमारा x है, तो पिता क्या हो जाएगा बताइए, पिता 4 गुना है ना, तो 4x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न में कहता है कि 5 साल पहले x माइनस 5, ठीक है, 5 साल पहले पिता की जो आयु है 4x माइनस 5, वह 9 गुनी थी उसके बेटे की। तो ये हो गया 9x माइनस 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 5। ठीक है, प्रश्न सॉल्व कीजिए, आसान लग रहा है ना। 9x माइनस 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 माइनस 5। तो ये 5x इक्वल्स टू 40 निकल के आ गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40/5 इक्वल्स टू 8, अर्थात आपको 8 निकल कर आया ना। और भी वर्तमान उम्र क्या पिता का 4x ना, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू डालिए यहाँ पर, ये 8 हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32 वर्ष। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है 32 वर्ष है, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए सिंपल सी बात है, एक संख्या आपको 10 दे रखा है, ठीक है, एक संख्या 10 दे रखा है, तो एक ना एज्यूम कर लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरा 10 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, जैसा प्रश्न में कह रहा है कि x प्लस 10 दो संख्याओं का योग जो है दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना है। ठीक है, तो ये इसका 2 गुना हो गया, यही कह रहा है ना प्रश्न में। तो ये क्या हो गया बताइए, x प्लस 10 जो कि बराबर हो गया 2x माइनस 20 के। चलिए क्या करते हैं, 20 को इस तरफ ले आते हैं और x को इस तरफ, तो 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 2x माइनस x, तो 30 इक्वल्स टू x निकल कर चला आएगा। तो 30 यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, तो 19 का डी उत्तर हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व होंगे। अच्छा ये बताइए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ठीक है, विषम अभाज्य संख्या
कौन सी है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए जरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपको दिया गया है, यहाँ पर अनुपातिक राशि है a/b = 3/4, b/c = 8/9। तो a b c क्या होगा, देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखा देता हूँ आपको। जब ऐसा प्रश्न दिया रहे तो a/b ये लिख लिए और b/c। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, उसका रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर दिया गया है 3/4, बहुत बढ़िया। फिर दिया गया है 8/9, बहुत बढ़िया। अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 8, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा 4 × 8, ये क्या हो जाएगा 4 × 9। आ गया ना, बस सॉल्व हो गया। और यहाँ पर क्या है, जो कॉमन टर्म है उसको निकाल लीजिए। तो कॉमन देखिए 4 4, और यहाँ से यदि 4 काटते हैं तो 2 आ जाएगा। तो 3 2 जा 6 अनुपात 8 अनुपात 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 अनुपात 8:9 जो है ये आपके डी में दिया गया है, तो 20 का डी उत्तर हो गया और ये आपका a/b/c का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। ऐसा से बहुत सारे ट्रिक आएंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको सीखने को मिलेगा यहाँ से। अब चलिए आगे बढ़िए। देखिए 21 दिया गया कि एक कार जो है वो एक डिस्टेंस कवर करती है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और वो डिस्टेंस 6 घंटे में तय करती है। तो ऐसा क्या स्पीड होना चाहिए कि वो जो डिस्टेंस है वह 5 घंटे में ही तय हो जाए। तो बहुत ही अच्छी बात है, चलिए कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले दूरी निकाल लेंगे और फिर दूरी से क्या करेंगे, फिर उस स्पीड को प्राप्त करेंगे जो कि 5 घंटे के लिए चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो कुल दूरी निकालिए भैया। तो कुल दूरी क्या हो गया, 45 × 6, ये आपका कुल दूरी हो गया। और प्रश्न में क्या कहता है कि हमें एक ऐसा स्पीड चाहिए जिससे कि वह 5 घंटे में उसे पूरा कर दे। बस ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ये पहले की दूरी और ये बाद की दूरी, तो दूरी तो दोनों समान ही होगा क्योंकि दूरी तो हमें उतना ही तय करना है, सिर्फ स्पीड में फर्क आएगा ना। चलिए ये काटिए, 9 टाइम्स में कट गया, तो 9 × 6 = x, जो कि नया स्पीड होगा। तो x = 54 उत्तर आपका निकल के चला आया। 54 आपके बी में दिया गया है, तो 21 का बी उत्तर हो गया, ठीक है। समझे या नहीं समझे, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप समझ जाना। यहाँ पर दिया गया है कि एक कार जो है वह अभी करेंटली 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में कुछ दूरी तय करती है, ठीक है। तो वो दूरी कितना है, तो वो कुल दूरी 270 किलोमीटर हो जाता है। तो ये जो 270 किलोमीटर है इसको 5 घंटे में हमें तय करना है। तो हमें स्पीड क्या चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी बटे समय इक्वल्स टू क्या होता है, चाल हो जाता है, यही होता है ना। तो 270 बटे 5 इक्वल्स टू चाल। तो 270 भागा 5 कीजिए, कितनी बार में कटेगा, 54 बार में कट जाएगा। तो 54 किलोमीटर पर आवर निकल के चला है, ठीक है। समझ गए, अब तो दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया गया है ना, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यही कोशिश रहेगा हमारा आप लोग के साथ, ताकि आप लोग अच्छे से समझें इसे और एग्जाम में आसानी से कर रहे हैं। अब देखिए 22 दिया गया है, थोड़ा सा हार्ड है और प्रश्न मैं आसानी से समझा देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर दिया गया है 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपयोग जो है 15 दिन के लिए करते हैं, तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपयोग कितने दिन के लिए करेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है, देखिए 40 व्यक्ति 15 दिन में, 15 यहाँ पर दिन लिख लो, ठीक है, 15 दिन में 60 किलोग्राम चावल खा जाते हैं। तो 40 आदमी एक दिन में कितना खाएंगे, 60/15। तो एक आदमी एक दिन में कितना खाएगा, 60/15 × 40, ठीक है। 15 चौका और 4/40 इक्वल्स टू 1/10 kg, इतना ही खाएगा ना। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो 1/10 kg चावल खाया एक आदमी। अब प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम, कितना, 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएगा। दिन निकाल लेना, बहुत ही आसान हो गया ना। कुल चावल आपके पास 12 है और व्यक्ति 30 है और एक व्यक्ति 1/10 खाता है, ठीक है। बताइए क्या हो गया, 3 चौके कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। 4 दिन कहाँ दिया गया है, बी में। तो 22 का उत्तर बी हो गया। देख लिए प्रश्न सॉल्व हो गया ना। देखने से बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब ये स्टेप्स पे आते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको भी करना है।
चलिए आगे बढ़िए। 23rd दिया गया है कि एक कॉलेज में यदि हम छात्र छात्राएं चलें, अर्थात लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है जो कि 8:5 है, और उसमें लड़कियां जो हैं वह 160 हैं। देखिए हम क्या करते हैं, एक अनुपातिक राशि x मानते हैं, ठीक है, और छात्र एवं छात्राएं, छात्र अनुपात छात्राएं, ये हो गया आपका जो कि 8:5 है, ठीक है, छात्राएं 5 है और कहता है कि छात्राओं की कुल संख्या 160 है। तो इन दोनों को सम कीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, अर्थात x का 5/13 जो है वह 160 है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 160 इंटू 13/5। अब 5 से काटिए, ये देखिए 5 3 जा 5 2 जा, अर्थात 32 इंटू 13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 416 निकल कर चला आएगा। तो 416 ढूंढिए, यही तो ढूंढना था कुल छात्रों की संख्या, है ना। तो 23rd का डी उत्तर हो गया, है ना। 1 से 2 स्टेप में सारे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न ही आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है, एक घोड़ा एवं एक गाय जो है प्रत्येक 12,000 रुपए में बेची जाती है। घोड़े पर 20% की हानि और गाय पर 20% का लाभ होता है। तो लाभ या हानि % निकालना है। देखिए क्या होता है कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और एक पे लाभ और एक पे हानि हो, तो वहां पर 100% हानि हो रही होती है, और वो हानि % कितनी होती है, वो हानि % आपके एक फार्मूला है x/10 का स्क्वायर, इतने % की हानि हो रही होती है। तो यहाँ पर x क्या होता है, वो कॉमन जो परसेंटेज है लाभ और हानि का वो कॉमन होता है। तो 20/10 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में कट गया, इक्वल्स टू 4% की हानि हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो हानि होती है वह किस पे निकाली जाती है, सीपी पे निकाली जाएगी ना। ये तो आपका एसपी है, क्योंकि दो वस्तु हमने बेची, तो कुल एसपी क्या हो जाएगा, 12,000 प्लस 12,000 इक्वल्स टू क्या हो गया, 24,000 रुपए का हमारा विक्रय मूल्य हुआ और 4% ही हमारा हानि हो रहा है। तो क्या हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस हानि %, ठीक है, इंटू एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस 4 इंटू एसपी आपका 24,000 रुपये, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, 100/96 इंटू 24, ठीक है। जब 96 से 24,000 को काटेंगे तो 250 टाइम्स में कट गया, तो ये क्या हो गया आपका 25000, अर्थात सीपी कितना आ गया, क्रय मूल्य 25,000 और विक्रय मूल्य 24,000, कितने की हानि हो रही है बताइए। तो सीपी माइनस एसपी अर्थात 25,000 माइनस 24,000, ठीक है, इक्वल्स टू 1,000 की यहाँ पर आपको हानि हो रही है। देख लिया आपने, बहुत ही आसानी से इनको ट्रिक पे सॉल्व कर दिया गया। तो उत्तर क्या हो गया, 1000 लॉस, तो 24 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 दिया गया है, एक मोटरसाइकिल जो है वह 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करता है। 140/18 मीटर पर सेकंड है। अब इसे कन्वर्ट करना हमें किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 18/5 से। बड़े शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। ये आपके 28 टाइम्स में घट गया, अर्थात 28 किलोमीटर पर आवर निकल के चला आएगा, ठीक है। 28 किलोमीटर पर आवर आपके ए में दिया गया है, तो 25 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में 25 प्रश्न सॉल्व हो गए, जिसमें कि जीके एवं मैथ बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको रीजनिंग, हिंदी एवं इंग्लिश तीनों बताया जाएगा। तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी देखेंगे, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप सभी के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर पीडीएफ की सर्विसेज दी जाती है जो कि चार्जेबल है, ठीक है। यदि आप चार्ज पे करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। अभी जो है सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के लिए पार्ट फर्स्ट तैयार हो चुका है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट फर्स्ट के लिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092।
और इन पीडीएफ में आपको क्या सब मिलेगा इसका चर्चा मैं एक बार कर देता हूँ। पार्ट फर्स्ट के लिए जो 50 क्वेश्चन होंगे उस पे बेस्ड 26 प्रैक्टिस सेट जिसके चार्जेस रखे गए हैं 35 रुपीज। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज दिया गया है। चैप्टर वाइज में आपके आते हैं जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश। इसमें क्या सब रहेगा ये जानना है तो सीआरपीएफ किस सिलेबस की वीडियोस देखिए जो कि मैंने पहले ही डाल रखा है। उसमें आपको बहुत ही विस्तार से बताया गया है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर वाइज ₹41 में, ये सब व्हाट्सएप सर्विसेज हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे यदि आप पीडीएफ लेते हो तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और जीके वन लाइनर ले रहे हो या जीके एमसीक्यू ले रहे हो या करंट अफेयर ले रहे हो तो यदि ये तीनों लोगे तो ₹111 ये रखा गया है। यदि अलग अलग लोगे 26 प्रैक्टिस सेट लोगे तो 35 रुपए चार्ज किए जाएंगे। और यदि चैप्टर वाइज लेते हो तो ₹41 चार्ज किए जाएंगे। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, फोन कॉल नहीं करना है। यदि आप व्हाट्सएप करते हैं तो वहां पर आपको रिप्लाई समय समय से मिलता रहेगा, क्योंकि यदि आप फोन कॉल करेंगे तो दूसरा कार्य रुक जाता है। इसलिए व्हाट्सएप करें तो दूसरा कार्य भी चलता रहेगा, तभी तो वीडियो जल्दी जल्दी आएगी, है ना। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए और चार्जेस पे कीजिए। चार्जेस आपको यूपीआई के थ्रू पे करना है या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे मन करे उससे आप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे, वहां पर आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। तो यदि अभी पीडीएफ चाहिए तो अभी संपर्क करें। 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है। पीडीएफ प्राप्त कीजिए और एग्जाम की तैयारी पूर्ण कीजिए ताकि आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाए और 50 में से कम आप 40+ स्कोर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।